को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा रविवार, तो रविवार के दिन हम RWA का वीकली मॉक टेस्ट लगाते हैं जो कि यूपी पुलिस का था। उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं। तो इस वीडियो में उसी 20 क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं कि कैसे मैंने इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो सोल्यूशन दिया था उसके तरीके से नहीं कराऊंगा, मैंने उन 20 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया उस तरीके को बताऊँगा। और एक चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि गर्मी हो रही है और गर्मी से पढ़ाई नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है गर्मी तो होना ही होना है। अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो आपको और समस्या है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी की वजह से अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि आज गर्मी हो रही है, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ेंगे, तो गर्मी तो 2-2.5 महीने रहने वाली है। तो 2-2.5 महीने आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये तो सही बात नहीं है। तो जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ आपको सही लगे आप अपने पढ़ाई बस करते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं अपना सोल्यूशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 300 से 400 के बीच एक की ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। कह रहा है कि 300 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6, 12 और 16 से भाग करने पे पूरी कट जाती हैं और उनका योग हमें बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है 2, 3, 6। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा 16 पूरा आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 3, यानी इनका एलसीएम आ गया 48। एलसीएम आ गया 48, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 48 का मल्टीपल ऐसा खोजेंगे जो 300 के आसपास हो जाए, जो 300 के आसपास हो जाए। तो 48 गुणे 7, तो 7 बटे 56 के 6 हासिल 5, 7 चौको 28, 5 33। तो हम देख रहे हैं कि अगर 300 के प्लस में एक ऐसी संख्या है 336 जो इन तीनों से पूरी कट जाएगी। अगर इससे नीचे आएंगे तो वो कम हो जाएगी, वो नहीं कटेगी। तो एक संख्या हो गई 336 और इसमें एक और 48 जोड़ देंगे तो 8 6 के 14 की 4, 4 4 3 7 1 8, ये आ गया 384। यानी दो संख्याएं हमें मिल गई, एक संख्या ये, एक संख्या ये दोनों संख्याएं इन तीनों से पूरी कट जाएंगी और ये 300 और 400 के बीच में आएंगी। तो बस इनको जोड़ देंगे, 6 4 10 की 0, 8 3 11, 2 3 3 6 1 7। तो यही हमसे पूछा था 720, इन दोनों संख्याओं का योग। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% अंक प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया। कह रहा है कि कोई पेपर है, वो हमें नहीं पता कितने अंक का है, लेकिन कह रहा है कि अगर आपको इसमें पास होना है तो अधिकतम आपको 35% चाहिए। अगर आप 35% ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक छात्र है जो ये जितने नंबर का है उसमें से 70 नंबर लाता है और 70 नंबर से फेल हो जाता है, यानी ये 70 नंबर कम लाता है। अगर ये 70 नंबर और ला देता तो ये पास हो जाता है, यानी अगर ये 140 नंबर ला देता तो ये पास हो जाता। तो इसी 35% का मान 140 दे रखा है। तो बस हमें 100 का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो काट देंगे 7 से, 7 5 35, 5% बराबर 7 दूना 14। अब इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, इधर भी 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 20 500, अब ये हो गया 400। तो हमारा जो मैक्सिमम अंक है वो 400 का है। तो यही हमारा उत्तर है कि अधिकतम अंक हमारा 400 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी अच्छा है, छूट का है, डिस्काउंट का। कह रहा है कि सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपये की बचत होती। पंखे का अंकित मूल्य, तो मान लेते हैं पंखे का अंकित मूल्य यानी MP जो हमारा मार्क प्राइस है वो 100 रुपया है। किसी पंखे का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया। कह रहा कि 10% की छूट पर खरीदा, तो 10% की छूट देंगे। अगर हम इसे 10% की छूट देंगे तो ये 90 रुपये में खरीदेगा। आगे कह रहा है कि यदि उसने 10% की जगह 15% की छूट पर खरीदा होता, 10 की जगह अगर 15% की छूट मिली होती उसे, यानी तब वो 85 रुपये में खरीदता। तो यही आगे कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसे 400 रुपये की बचत होती। हम देख रहे हैं पहले वो 90 रुपये में खरीदता था, अब 85 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपये बचा रहा है, 5 रुपये ना। इसी 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 400 दे रखी है। तो कितना गुना ज़्यादा, 5 बटे 80 गुना ज़्यादा। तो हमसे मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, 100 नहीं होगा, ये भी इससे 80 गुना ज़्यादा 8000 होगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, 8000। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करा कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 है। कह रहा है कि फादर और सन की उम्र का अनुपात जो है वो 7:2 दे रखा है। तो इसको मैंने ऑप्शन से किया था। कह रहा है कि 5 साल पहले
फादर और पुत्र की आयु का अनुपात हमारा 7 और 2 दे रखा है। कह रहा है कि 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल 150 है, उम्र का गुणनफल 150 है। तो इसको मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया था कि जैसे आप सी ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें 35 दे रखा है, उसमें फादर की उम्र 35 दे रखा है कि अगर मान लेते हैं हम 35 लेते हैं तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है 5, तो ये 20 से 5 गुना ज़्यादा ये 10 होगा, यानी ये 35 हो गया तो ये 10 हो गया। अब इससे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये 30 रहा होगा, 5 साल पहले ये 5 रहा होगा, तो इनका गुणनफल देख रहे हैं 150 आ रहा है, यानी यहाँ से हमारा सिद्ध हो जा रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 35। या तो अगर आप इसे बिना ऑप्शन के नहीं सॉल्व करना चाहते तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मान लेंगे 7x, इसको मान लेंगे 2x। तो अब 7x माइनस 5 साल पहले 5 और 2x माइनस 5 साल पहले 5 बराबर 150 दे रखा है। बस इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ से 5 निकल कर आ जाएगा। तो मैंने इसे ऑप्शन से ही सॉल्व किया था, वो ज़्यादा अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप से आते हैं, एकदम इसी तरीके से आते हैं। अगर आपका ये नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है कि 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकेंड से हरा सकता है। राम की चाल, कह रहा है कि एक रेस हो रही है, एक रेस हो रही है जो कि 1200 मीटर की है। तो 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। कह रहा है कि राम श्याम को 200 मीटर से हराता है, यानी राम जब 1200 मीटर की दूरी तय कर लेता है पूरी, तो ये 200 मीटर कम दूरी तय करता है, यानी 1000 मीटर दूरी तय कर पड़ता है। मतलब हमारे क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि राम इसे 200 मीटर की दूरी पर हराता है। इसका मतलब कि जब ये 1200 दूरी तय करता है तो ये 1000 दूरी तय कर पाता है, इससे 200 मीटर कम, तभी तो 200 मीटर से हारता है। तो हम यहाँ से इनका अनुपात रेशियो निकालेंगे तो 2 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, ये आ गया हमारा, ये दूरी का रेस आ गया, ये हमारा दूरी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमको पता है एक चीज़ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर हमारा दूरी बटा समय होता है ना। तो देख रहे हैं कि जो समय है वो दूरी का उल्टा है, जो समय है वो दूरी का उल्टा है। तो दूरी अगर हमारा 6:5 दे रखा है तो समय हमारा क्या होगा, तो समय हमारा 5:6 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहीं भी यूज हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर दूरी हमारा 6:5 है तो समय उसका उल्टा होगा 5:6। अब आगे कह रहा है कि राम श्याम को 200 मीटर से या 20 सेकंड से हराता है। तो हम देख रहे हैं इनके समय में अंतर 1 सेकंड का है, इसी 1 सेकंड की वैल्यू क्वेश्चन में 20 दे रखा है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 20 गुना ज़्यादा। तो राम इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, इससे 20 गुना ज़्यादा, तो 20 5 100 सेकंड लेगा, 100 सेकंड लेगा। अब राम का चाल पूछा है, तो राम कितनी दूरी तय करता है, 1200 ना। राम टोटल 1200 दूरी तय करता था, यहाँ पे 1200 दूरी उसने तय कर रखा था, और समय कितना लिया 100, तो यहाँ से हमारा इसका चाल निकल आया 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये बस बताने में आपको ज़्यादा लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब इसको मैंने किया था तो कुछ ही सेकेंड में कर दिया था, तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी आसान है, और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे करेंगे तो हर क्वेश्चन लग जाएगा। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वह 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। इसका एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, यानी कोई राशि 1 है तो 1 से वह 3 गुना हो जाती है। कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितना बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं 2 बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 ना बढ़ रही है, 1 से 3 हो रही है, यानी कि 2 बढ़ जाती है, तो 3 गुना हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 कितने में बढ़ती है, यानी 2 तो 4 साल में बढ़ती है, तो 1 बढ़ेगी हमारा 2 साल में 1 बढ़ जाती है, 2 साल में 1 बढ़ जाती है। तो वही क्वेश्चन में आगे क्या है कि वो 21 गुना कितने वर्षों में जाएगी, यानी 1 का 21 गुना कितने वर्षों में जाएगी, 1 का 21 गुना यानी कितने बढ़ेगी, 20। तो यही पूछा है कि ये जो 20 बढ़ेगी कितने साल में बढ़ेगी, तो अगर 1 2 साल में बढ़ती है तो 20 कितने साल में बढ़ेगी, तो 20 40 साल में बढ़ेगी, 20 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया 20 40 साल में बढ़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी आसान है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। हमें पता नहीं है, गोला है,
इसकी त्रिज्या जो है 10% बढ़ जाती है। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो मान लेते हैं कि त्रिज्या 10% बढ़ जाती है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 है। यानी मान लेते हैं त्रिज्या पहले 10 थी, यानी r1 थी पहले, तो अब यानी पहले r1 थी तो अब r2 बढ़ के 11 हो जाती है। 10 पे 1 बढ़ जाती है, 11 हो जाती है। तो बस हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², r1², 4πr2²। यानी पहली वाली त्रिज्या और बड़ी हुई त्रिज्या में कितना अंतर आ रहा है परसेंटेज में। तो 4π से 4π कट गया यहाँ पे। अब ये बचेगा r1², तो ये हो गया 10 का यानी 100, और 11 करेंगे तो 121। यानी पहले जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो 100 था, अब कितना हो गया 121। क्यों? क्योंकि त्रिज्या 10% बढ़ जाती है। तो 100 पे कितना बढ़ रहा है? 100 पे 21, 100 पे 21 बढ़ जा रहा है। परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो यहाँ से आ गया हमारा 21%। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी अगर त्रिज्या 10% बढ़ेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। क्वेश्चन में मिडिल का मान दे रखा है, यानी 30% का मान हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 6750। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से आ गया 1% का मान आ गया हमारा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। तो हमसे माध्यमिक और मिडिल का अंतर पूछा है। तो माध्यमिक 27 है, मिडिल 30 है। तो 27 और 30 और 27 का अंतर हमसे पूछा है, तो ये आएगा 3। तो बस हमें 3 का मान निकालना है। तो 3% का मान हम निकाल देंगे। तो 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 6, 675। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए और बी के काम करने की दर 2:3 है। यानी इनके काम करने की दर, यानी इनकी क्षमता दे रखी है 2:3। उनके द्वारा काम को पूरा करने में दिनों का अनुपात पूछा है। यानी इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, इनकी क्षमता दे रखी है। क्षमता यानी दर, जो भी आप कहें, क्षमता दर जो भी कहें, यानी इनके काम करने की शक्ति 2:3 है। तो इसका हमसे समय पूछा है, यानी दिन हमसे पूछा है। दिन यानी समय पूछा है, तो दिन इसका उल्टा हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ए मान लेते हैं एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ये इनकी क्षमता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 6। तो ये एक दिन में, ये 6 काम कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। ये 6 काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। तो आ गया 3:2। या तो आप ऐसे सॉल्व करें या तो आप डायरेक्ट कर लें। तो यही इसका आंसर है 3:2। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 10 कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है। यदि उस पर 3 छूट दी जा रही है, 20%, X%, 5% की 3 क्रमवार छूट देने के बाद इस वस्तु को 177.84 रुपये में बेचा जा रहा है। तो X का मान बताना है। कोई वस्तु है जिसका जो मूल्य है वो 300 रुपये है, यानी मार्क प्राइस 300 रुपये है। ठीक है, कह रहा है इस पर 3 छूट दी जा रही है। एक तो 20% की, एक तो X% की, एक तो 5% की। ये 3 छूट दी जा रही है। तो छूट देने का मतलब क्या होता है? छूट देने का मतलब होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20/500 यानी 5/4, यानी 5 की वस्तु 4 में बेची जा रही है। और 5% की छूट की देने का मतलब 20, यानी ये 19 में बेचा जा रहा है। 20 का सामान 19 में बेचा जा रहा है। और X% की छूट देने का मतलब यानी 100 पे 100 माइनस X की छूट दी जा रही है। और इसका जो मान आ रहा है टोटल 177.84 दे रहा है। तो बस इसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें X का मान निकालना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 100 से क्या करेंगे, ये 2 दशमलव हटा देंगे। अभी 20/5 से 100 हो गया, तो ये डबल 0 कट गया। अब इस 3 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 3 5 15, 3 9 27, 3 9 6, 3 8 24। अब क्या करेंगे, इस 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 4 16, 4 8 32, 4 2 8। अब इस 19 से काटेंगे तो 19 7 63, 19 7 63, 19 7 63, 19 8 152। ठीक है, अब ये आ गया 100 माइनस X बराबर 78। तो X का मान क्या होगा, X इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो X बराबर आएगा 100 माइनस 78। तो X बराबर आ गया 22। तो यही हमारा आंसर हो गया, X बराबर 22%। यानी X जो है छूट वो 22% की छूट दी जा रही है। तो इसको ऐसे मैंने सॉल्व किया था। इसके और कई तरीके हैं, लेकिन इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सरलीकरण का है। ये बेहद आसान है, बस इसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 कोष्टक है, तो इसे सॉल्व करना है। तो हम एक एक कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे का दे रखा है, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि का को पहले काट लो, ता पीछे से भाग, गुणा करो, धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाए।
तो पहले क को सॉल्व करते हैं, और का अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ पे का दे रखा है तो का अर्थ होता है गुणा, तो 2 दूना 4, तो ये आ गया 1/10, ये आ गया 1/10। अब यहाँ पे गुणा है, इसको चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पे भाग है, इसको चेंज करेंगे गुणा में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में चेंज करेंगे तो ये 10/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 10/4, यहाँ से आ गया 10/4। तो देख रहे हैं नीचे 4 है तो 4, अब इसमें से घट जाएगा तो ये आ गया -7, एक कोष्टक में आ गया -7/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे तो ये का है तो का अर्थ होता है गुणा, तो 3 से 3 कट गया, आ गया 2/5, 2/5। अब ये भाग है, भाग को चेंज करेंगे गुणा में तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2। तो ये आ गया 15/8, भागे 15/8। ठीक, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भाग है तो भाग को चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया -7/4 गुणे 8/5, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 4 दूना 8 यानी 14/-14/15। तो ये हो गया हमारा आंसर -14/15। तो यही हमारा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 की पावर 5, 25 की पावर 2, 3 की पावर 7 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो इकाई का अंक पूछा, यानी इकाई का अंक जो इधर से आता है इकाई का अंक। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 2 की पावर 5 है तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 25 गुणे 25 और 3 गुणे 7 लिख सकता हूँ। तो अब इस 2 का गुणा इस 25 में होगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं ये पहले इकाई का अंक 0 आ गया, तो अब इकाई का अंक अगर 0 आ गया तो 0 में हम किसी का भी गुणा करेंगे ये हमेशा 0 ही रहेगा, तो बस इकाई का अंक आ गया 0। तो ये हमारा आंसर आएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 0। इसको पूरे को आप गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हर हाल में 0 ही आएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 70 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध को खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो खर्च बराबर कितना होता है, खर्च बराबर हमको पता है क्या होता है, खर्च बराबर होता है कि मूल्य, यानी किसी चीज़ का क्या मूल्य है और कंजप्शन यानी खपत। मान लेते हैं कि एक आम है, मान लेते हैं कि ये लड्डू है, एक लड्डू का दाम 5 रुपये है यानी कि मूल्य 5 रुपये है, और एक आदमी 5 लड्डू खाता है यानी उसकी खपत 5 है, तो खर्च कितना होगा, तो 25 रुपये खर्च होगा ना। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत, बस इसी पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो जाता है, ये जो मूल्य है ये पहले 60 रुपये था, अब ये बढ़कर 70 हो जाता है, तो यहाँ से हम इसका अनुपात निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 6:7, नहीं तो रहने दीजिए 60 और 70 हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि खपत, ये जो खपत है उसमें कितना कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान हो जाए, यानी खर्च समान हो जाए। तो हम देख रहे हैं जो खपत है वो मूल्य, अगर हमें खपत निकालना है तो मूल्य को इधर लाना पड़ेगा बटे मूल्य। तो हम देख रहे हैं जो खपत, मूल्य और खपत है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी मूल्य जो है खपत का उल्टा है, यानी खपत मूल्य का उल्टा है। तो अगर ये 60 से 70 है तो खपत, ये मूल्य अगर 60 से 70 है तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा 70 से 60, यानी पहले हमारा जो खपत था वो 60 रुपये था, अब हमारा खपत कितना है 60 रुपये। तो वही कह रहा है कि कितना कमी करें कि ये बराबर जाए, तो 70 पे 10 की कमी हो रही है, बस परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया, तो इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 14.28%। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस यही तरीका है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये औसत का है, कह रहा है कि 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। कह रहा है कि यहाँ पे मैंने गुणा कर रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि सोल्यूशन में तो गुणा करना पड़ता है, यहाँ पे मैं गुणा करूँगा तो आप ही को नुकसान होगा। कह रहा है कि 75 अंकों का औसत 45 है, तो यहाँ से 75 का गुणा करेंगे हम तो इसका मान आ जाएगा 75 अंकों का औसत कितना, ये आ गया 45 है, तो यहाँ पर मैंने कर रखा है ये 3375 रुपये है। आगे कह रहा है कि 75 में से 50 का औसत 42 है, तो यहाँ पे मैंने गुणा कर रखा है 50 का औसत 42 है तो 2100 रुपये आएगा। और कह रहा है कि 26 अंकों का औसत 52 है, 26 का औसत 52 है, तो यहाँ पे मैंने गुणा कर रखा है 26 गुणे 52 तो 1350 आएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे इन दोनों को
तो 6 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, ये 76 आ जा रहा है। लेकिन जो हमारा औसत कितनी संख्याओं का है, 75 ही है। ये एक ज़्यादा हो रहा है, तो एक ज़्यादा हो रहा है, तो इसी एक जो एक ज़्यादा हो रहा है उसी का मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 5 4 3 3400 आ गया। तो 34 52, ये जो ज़्यादा वाला है इसी में से हम पूरे 75 का घटा देंगे तो हमारा लास्ट वाला निकल के आ जाएगा, 26वां हमारा निकल के आ जाएगा, 50वां हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आ गया 7, यहाँ से 7, तो ये हमारा आ गया आंसर 77। तो यही हमारा आंसर है 77, 50वां जो होगा वो 77 होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी आसान है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है। इसको या तो x मान के हम कर सकते हैं, तो मैं x नहीं मानता। जैसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं a और b, दो संख्याएं, इनका अनुपात दे रखा है कि 5:8, ये क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ने पे इनका अनुपात 2 और 3 हो जाता है, इनका अनुपात 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, क्योंकि जो 5 जोड़ा जा रहा है वो दोनों में बराबर 5 जोड़ा जा रहा है। तो अंतर देखेंगे तो यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर देखेंगे। तो इनके बीच का अंतर 3 है और इसके बीच का अंतर 1 है। तो इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे और इन 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो इस 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 ही 5 आएगा। अब इस 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9। ठीक है, 3 का गुणा हमने इन दोनों में किया। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे गैप हमारा बराबर हो गया, ये 1 का गैप है, ये 1 का गैप है। यानी ये पहले 5 था तो अब बढ़ के 6 हो गया, ये 8 था तो बढ़ के 9 हो गया। लेकिन हम बढ़ा कितना रहे हैं, 5 हम बढ़ा रहे हैं। 5 हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 5 बढ़ रहा है, इसे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 5 गुना ज़्यादा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर कितना है, 3। यानी ये 5 है, ये 8 है, तो अंतर कितना है, 3 है ना। तो इसी 3 का मान हमसे पूछा है, तो ये भी 3 नहीं होगा, इससे 5 गुना ज़्यादा 15 होगा। तो ये हमारा आंसर है 15। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व किया था मैंने, तो इसका आंसर आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, 4 घंटा में उससे आगे निकल जाती है, मालगाड़ी की गति बताइए। कह रहा है कि एक यात्री गाड़ी है, यात्री रेल है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। ये स्टेशन है, मान लेते हैं कि ये स्टेशन है, यहाँ से एक मालगाड़ी चलती है, यहाँ से एक मालगाड़ी चलती है। जब ये मालगाड़ी यहाँ से चली तो ये 6 घंटे चली, लगातार 6 घंटे। जब ये 6 घंटे चली तो 6 घंटे बाद ये वाली गाड़ी यहाँ से चली। जब ये यहाँ से चली तो इसके 6 घंटे बाद ये वाली गाड़ी यहाँ से चली, यानी कि इसके 6 घंटे बाद ये वाली गाड़ी यहाँ से चली। तो आगे कह रहा है कि और 4 घंटे में उससे आगे निकल गई। 6 घंटे बाद तो यहाँ से चली, फिर ये 4 घंटे चली। तो जब ये 6 घंटे चली उसके बाद ये चली, तो ये 4 घंटे में इससे आगे निकल गई। तो ये भी तो 4 घंटे चली होगी। जब ये 6 घंटे के बाद ये 4 घंटे चली तो ये भी तो 4 घंटे चली होगी। तो 4 घंटे बाद ये इससे आगे निकल गई, ये वाली गाड़ी। ठीक है, तो ये 4 घंटे में कितने चली, ये 80 के स्पीड से चल रही है, तो 4 घंटे में कितने चलेगी, 80 के स्पीड से चल रही है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 8 चौके 32। तो इसने 4 घंटे में 320 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया। अब मालगाड़ी की गति बतानी हमें। तो मालगाड़ी जो है पहले 6 घंटे चली, तब ये रुकी थी। फिर ये जब 4 घंटे चली तो ये भी तो चल ही रही थी ना, ये रुकी थोड़ी थी। तो ये टोटल कितने घंटे चली, टोटल 10 घंटे चली। तो मालगाड़ी की चाल हमसे पूछी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी यानी डिस्टेंस बटे समय। तो टोटल दूरी यहाँ से वहाँ तक चली कितनी, 320, और टाइम कितना लिया, 6 से 4 यानी 10। बस चाल आ गया हमारा 32। तो ये हमसे पूछा था मालगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया हमारा आंसर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक आयत है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई, कह रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई 5 गुनी 5x है। ठीक, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5x गुणे x, इसका मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 31 25। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो इससे काटेंगे तो ये आएगा 625,
यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर आ गया 25। ठीक, अब हमसे आज की लंबाई पूछी, तो लंबाई हमारा 5x है, तो x का मान रख देंगे 25, तो ये आ जाएगा 125। बस हमारा आंसर आ गया 125। इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्वेश्चन साफ नहीं दिखता, क्वेश्चन साफ नहीं दिखता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, स्क्रीनशॉट में लगाता हूँ, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो हालांकि कराना नहीं चाहिए, बहुत आसान है, लेकिन करा देता हूँ। कह रहा है कि 2020 में अर्थशास्त्र का चयन करने वाले छात्रों का, तो 2020 में अर्थशास्त्र का चयन करने वाले कितने छात्र हैं? 75। आगे कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का चयन करने वाले छात्रों का अनुपात, ये 125 दे रखा है, बस अनुपात हमें निकालना था, 25 3 75, 25 5 125, ये आ गया हमारा आंसर 3:5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गई ये भी ग्राफ का है, कह रहा है कि दी गई तालिका में 50 व्यक्तियों की दैनिक आय का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि 250 या अधिक काम कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? 250 या अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो हम देख रहे हैं 250 से कम कमाने वाले कितने लोग हैं? 26 लोग। 250 से कम कमाने वाले लोग कितने हैं? 2600। तो इससे ज़्यादा कमाने वाले लोग कितने होंगे? 24 ही होंगे ना। 50 में से अगर हम 26 माइनस कर देंगे, टोटल 50 है, और टोटल 50 लोग हैं, 50 में से 26 लोग ऐसे हैं जो 250 रुपये से कम कमाते हैं, जो 250 रुपये से कम कमाते हैं, तो 24 लोग ऐसे हैं जो 250 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। तो बस प्रतिशत पूछा था, तो 50 पे 24 लोग गुणे 100, ये आ गया हमारा 48, 24 दूना 48, 48%। तो ये हमारा आंसर हो गया 48%। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मुझसे भी नहीं लगा था, ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं लगा था, लेकिन अब लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अब क्या करूँगा, अपने कॉपी में नोट कर लूँगा, ताकि इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए तो ये सॉल्व हो जाए। तो कह रहा है कि 216 के विषम भाजकों का योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे इसका, तो 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4 27, तो 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। तो हम देख रहे हैं ये 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। तो ये तो सम हो गया, ये विषम हो गया, तो इसी विषम भाजकों का योग पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, विषम भाजकों का योग पूछे, तो अगर गुणनफल पूछता तो एकदम आसान होता। भाजकों का योग पूछा है तो क्या करेंगे, 3 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है। बस इसे सॉल्व करेंगे तो 0 ये हो गया 1 प्लस 3, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, ये आ गया प्लस 9, ये आ गया 27। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था, ये मुझसे क्वेश्चन नहीं लगा था। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगी और मुझे क्या सुधार करना चाहिए, वो कमेंट करके आप लोग अपना राय फीडबैक जरूर दीजिएगा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस